नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग्स 2.0 में। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज का हमारा 12वां वीडियो होने वाला है और आज 2 तारीख है। 2 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को दिवाली है, यानी दीपावली भी कई लोग कहते हैं, मैं दिवाली कहता हूं। तो दिवाली है, तो उस दिन की मैं पहले ही बता दूं आपको, फिर बाद में आप बोलिएगा नहीं कि मुझे बताया नहीं गया था। उस दिन मैथ और साइंस के दोनों के साइंस के न्यूमेरिकल की और मैथ की जो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसकी दोनों वीडियो नहीं आएगी। उस दिन ऑफ रहेगा। आप लोग भी दिवाली मनाइए, क्योंकि साल में एक बार ही आता है। होली हो गई, दिवाली हो गई या कुछ ऐसा त्यौहार हो गया, साल में मस्त एक बार ही आता है, उसको मनाइए। और थोड़ा कम पढ़ लीजिए, 1 घंटा कम पढ़ लीजिए और अपना जो बहुमूल्य समय है उसको परिवार के साथ बिताइए। तो मैं पहले क्वेश्चन का शुरुआत करूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं जो कराने वाला हूँ वो कल का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। तो कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। तो इसमें आपसे बोला गया है कि 10 पुस्तक का मूल्य 560 है, यानी 10 पुस्तक का जो मूल्य है, ये देखिए थोड़ा सा मार्कर में क्या दिक्कत आ गया हल्का खुला रहने से। 10 पुस्तक का जो मूल्य है वो कितना है? 560 रुपये है। 10 पुस्तक का मूल्य 560 रुपये है। आपसे बोला है 56 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत आसान है, लेकिन मैंने लिया क्यों लिया, इसका वजह है पीछे लेने का। मैं बताता हूँ क्या इसकी वजह है। देखिए, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 56 रुपये आ गया। तो मतलब 56 पुस्तकों का मूल्य क्या आ गया? 56 पुस्तकों का मूल्य क्या आ गया? 56 गुना 56। अब देखिए, वैसे तो इसमें सीधा क्वेश्चन समझिए, इसमें कहा है आपको 56 का स्क्वायर निकालिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था ताकि मैं आपको स्क्वायर निकालने की एक आसान ट्रिक समझा दूं। देखिए, कई लोग क्या करेंगे, 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 56 गुना 56 ऐसे करेंगे, 6 36 फिर 3 आएगा, फिर 6 पंचे 30 फिर 3 आएगा, फिर ऐसे लेंगे 6 पंचे 30 यानी 3 आएगा, फिर 25 फिर 28 ऐसे लेंगे और फिर आंसर निकालेंगे 3 1 3 6 ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन मैं आपको स्क्वायर की सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आप 3 संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं और 2 का तो आप निकाल ही लोगे। तो देखिए, 56 का स्क्वायर निकालने का सिंपल ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप 56 लिखिए, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख दीजिए, ऐसे लिखिए। अब आपको करना क्या है, तो पहले 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पहले आपने 5 का स्क्वायर किया उसको लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर किए 36 लिख दीजिए। अब आपको जानते हैं क्या करना है, आपको 6 के नीचे यानी कि पहले आपको गुना करना है 5 को 6 से, फिर 2 से, यानी कि 5 6 पंचे 30 और फिर 30 को 2 से गुना किया तो 60 आया। और आपको 60 लिखना कहाँ है, तो जो अंतिम संख्या के एक नीचे संख्या पर आपको कुछ नहीं लिखना है, आप क्रॉस लगा दीजिए और आपने जो निकाला 5 6 के 30 दूनी 60 निकाला, आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 6 आया, 3 का 3 आया, 5 6 11 आया, 11 का 1 और हाथ में 1 आया और 2 1 3, देखिए स्क्वायर आ गया। अब देखिए कितना आसान तरीका है, आपने उससे निकाला थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन आपने इस तरीके से निकाला तो बहुत आसान पड़ेगा। इससे आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एक संख्या मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको इस ट्रिक से निकाल के आंसर देना है। तो मैं आपको लिख देता हूँ 78। आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आते हैं आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, एक वृत्त में से एक 21 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या तो सबकी बराबर रहती है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्तखंड काटा। वृत्तखंड काटने का मतलब क्या है, वृत्त का एक खंड काट लीजिए, यानी खंड मान लीजिए हमने ये बनाया, तो आपसे बोला ये वाला खंड हमने काट लिया है वृत्त से। तो आपको बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए, यही बोला है, ठीक है। और वृत्तखंड का जो हमें कितना एंगल दे रखा है, तो वृत्तखंड का जो एंगल दे रखा है वो 40 डिग्री दे रखा है। और पूरा वृत्तखंड कितने डिग्री एंगल का होता है, तो 360 डिग्री एंगल का होता है। और आपने 40 डिग्री काट लिया है। तो देखिए, किसी भी वृत्तखंड का जब फॉर्मूला आए तो फॉर्मूला आप लगाइए क्षेत्रफल निकालने का। तो क्षेत्रफल मैं इधर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही रहता है हर जगह, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर तो आएगा, लेकिन जब भी वृत्तखंड की बात होगी तो जितना डिग्री का हमने काटा उसको ऊपर लिखिए और टोटल कितना 360 डिग्री का था उसको नीचे लिखिए। तो थीटा कितना होगा, देखिए थीटा कितना होगा 40 बट्टा 360, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है 22 बट्टा 7। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 21 दे रखी है, 21 गुना 21 लिख दिया हमने, ठीक है। देखिए 0 से 0 कटा, 4 से 36 कटा तो 9 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हमने 9 काट दिया, 7 से जब कटेगा 21 तो 3 पर कटेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से 3 से भी 3 से कट जाएगा और फिर यहाँ से भी 3 कट जाएगा, 21 तो 7 आया, यानी 22 गुना 7 आ गया। तो 22 गुना 7 का मतलब क्या होता है, तो 22 को जब 7 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 और फिर 7 दूनी 14 1 जुड़ जाएगा, यानी 154 आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसमें आपको पता लगाना है कि वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि ये होता है। इस फॉर्मूला का अपनी कॉपी नोट कर लीजिए,
आप लोग क्या करिए, किसी भी मतलब जो भी आपको फॉर्मूला रहता है मैथ के लिए कॉपी बना लीजिए अलग से, और जो जो मैं फॉर्मूला बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है उसको आप कॉपी में लिख लीजिए और रिवाइज करते रहिए। हर 10 दिन पर रिवाइज कर लीजिए या 15 दिन पर रिवाइज करिए, उसको बराबर रिवाइज करते रहिए, आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन पहले भी कराए थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि आपसे पूछा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर क्या आएगा। देखिए पहले मैंने आपको कराया था कि इसको भाग दीजिए तब क्या करेंगे, स्क्वायर का मैंने नहीं कराया था, तो स्क्वायर का भी आप लोग सीख लीजिए और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कॉपी में नोट कीजिए। तो आपसे क्या बोला है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर, यानी मान लीजिए संख्या n को हमने 5 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है, आपसे बोला है कि n स्क्वायर को जब हम 5 से भाग देंगे तब शेषफल क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी n की चर्चा है या तो आप n को जो भागफल आता है वही मान लीजिए, यानी अगर n का शेषफल 2 आ रहा है तो आप n को पहले 2 ही मान लीजिए। पहला तरीका ये हो गया। मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि n को आप 5 + 2 भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने 7 माना तो 7 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 2 बचता है, तो आप n को क्या मानिएगा, 5 + 2 7 मान लीजिए। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। जब आपने n को 2 माना तो n स्क्वायर आपने क्या 4/5। देखिए 4 तो भाग में जाएगा नहीं क्योंकि संख्या जो भाग जिससे हम भाग दे रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब इसका शेषफल 4 ही हो जाएगा, तो इसका शेषफल भी 4 आ गया। हमने n स्क्वायर को 7 माना, तो जब हम n स्क्वायर बट्टा 5 करेंगे तो n स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और बट्टा हमने 5 किया तो 5 में क्या होता है, 45 होता है। तो 45 जब कट जाएगा तो अब भी शेषफल क्या बच रहा है, 4 ही बच रहा है। मैंने आपको इसके 2 तरीके समझा दिए हैं, या तो आप n को शेषफल ही मान लीजिए सीधा सीधा, नहीं तो आप जो इससे भाग दे रहे हैं उसको और शेषफल को जोड़ के n मानिए। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये लाभ हानि से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 50 की कमी कर देने पर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मान लीजिए हमने 50 की कमी कर दिया उस पर, तो प्रारंभिक कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। मतलब पहले उसको 5% क्या होता था, प्लस में प्रॉफिट कमाता था, लेकिन वो क्या हो चुका हानि में, यानी कि माइनस का 5% में आ चुका है। देखिए फर्क आ चुका है, पहले 5% यानी 100 पे पहले 5 रुपए कमाता था, लेकिन अब 100 रुपए 5 रुपए गवा रहा है। मतलब असली में फर्क कितने का आ रहा है, तो असली में 10% का ही फर्क आ रहा है ना, 10% का फर्क आ रहा है क्योंकि प्लस में था, और प्लस से जब माइनस में जाएंगे तो 10 आएगा। तो 10% का फर्क कितने रुपए के बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। अब 1% का फर्क कितने के बराबर है, 5 रुपए के बराबर है। तो 100% क्या आएगा, 100% आपका 500 के बराबर आएगा, और मार दीजिए आंसर 500, और हो गया आपका क्वेश्चन गलत। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, कई लोग करेंगे 500 निकाला 100% और मार देंगे आंसर 500 और चले जाइएगा पुल में। ऐसा नहीं करना है आपको देखिए करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में पहले पूरा पढ़िए। कई लोग बिना क्वेश्चन पढ़े ही 500 मार देंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला है वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, ये नहीं कि क्रय मूल्य पूछा है। 100% तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, आपको पूछा है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले उसने लाभ कितना लिया, पहले वो 5% का लाभ लेता था, यानी कि 500 का 5% कितना हुआ, तो 25 रुपए, यानी कि वो 25 रुपए लाभ कमाता। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 25%, यानी 500 का 5% कितना हुआ, 25 रुपए आया। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य पहले कितना था, तो 500 प्लस जब हम 25 करेंगे तो 525 होगा, यानी कि इसका 525 आंसर होगा, ना कि 500 आंसर होगा, क्योंकि 500 तो क्रय मूल्य है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, ये आंसर सही है। तो आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए फंसाने के लिए बहुत कुछ किया है इसने, फंसाने के लिए इसने ऑप्शन नंबर सी में 500 भी दे रखा है और डी में 525 भी दे रखा है। कई लोग मिस्टेक जानते हुए भी क्वेश्चन गलती करते हैं, ये टॉपरों के साथ ही होता है। कई लोग ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस में आते हैं कि मुझे तो क्वेश्चन आता है और मार देंगे 500 आंसर, बाद में जब आएगा अरे यार मैंने तो गलती कर दिया, ये बोलते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप सीखिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कई लोग मतलब इंग्लिश भी चाहते हैं कि इंग्लिश में बोलिए, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आज से कि इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन का बताऊं मतलब। ठीक है, आपसे बोला है निश्चित धनराशि को 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 20 रुपए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI माइनस SI का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 20 रुपए। आपको रुपए में अंतर दे रखा है तो आपको निकालना पड़ेगा पहले परसेंट में अंतर कितना है। तो जब परसेंट में हम आंसर निकालेंगे तो धनराशि आपसे पूछा है। देखिए आपको बोला है 4% का 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, या तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। अब 2 साल का कैसे होगा,
4+4+4 इंटू 4/100, यानी कि कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 8+8+0.16, यानी कि 8.16% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज क्या होगा? तो 4% 1 वर्ष का होता है, साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है। 1 वर्ष का अगर 4% हुआ तो 2 वर्ष का 8% होगा, यानी कि साधारण ब्याज आपका क्या हुआ? साधारण ब्याज आपका 8% हुआ, और सीआई कितना हुआ? 8.16% हो गया। अब देखिए इसमें परसेंट का अंतर कितना आ रहा है? ये 20 रुपए के बराबर है, यानी कि आपका 0.16 जो परसेंट है वो कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। अब देखिए 0.16% जब 20 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर आएगा? 0.1% आपका कितने के बराबर हुआ? 20/16 के बराबर, यानी कि 5/4 के बराबर आया 0.1। तो 0.100 कितना? 0.1 है, ये आपको निकालना कितना है? 1%। जो हमको 100 से, सॉरी ये 0.01 आएगा, 0.01 आएगा। तो 1% जब हम निकालेंगे तो 1% आपका कितने के बराबर आएगा? 5/4 इंटू 100 के बराबर। जब इसको हम 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि जो आपका 1% आया वो 125 रुपये के बराबर आया। लेकिन आपको तो निकालना है मूलधन, और 1% तो होता है मूलधन नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा 100%। तो 100% हम कैसे निकालेंगे? तो 100% हम कर देंगे 125 इंटू 100 के बराबर, यानी कि आपका कितना है? 1,25,000 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका सही आंसर होगा। दोबारा समझिए, तो इसका जो आंसर है वो, सॉरी मैंने इसको 1,25,000 बोल दिया था गलती से, 1,25,000 नहीं 12,500 रुपये होगा। ठीक है, आप ठीक कर लीजिए। कभी कभार होता है, मतलब बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा वहां से, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ से, तो थोड़ा गलती ज़्यादा बोलने में हो जाता है। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला है कि √3 tan 2 थीटा आपका किसके बराबर है? सॉरी ये माइनस में आएगा, यहाँ पर -3 बराबर 0 के बराबर ही आपको ये दे रखा है, और आपसे पूछा है क्या थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जो एंगल का मान आएगा वो कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले -3 को बराबर के उस साइड भेजिए, तो √tan 2 थीटा आपका किसके बराबर आएगा? आपका 3 के बराबर आएगा। ठीक है, अब √3 को इसके अंडर रूट में ले जाइए, तो बट्टे में ले जाइए इसको, तो tan 2 थीटा बराबर 3/√3 आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? जिसको हम लिख सकते हैं √3। इसको रेशनलाइज करके आप सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा √3। सिंपल याद ही कर लीजिए, 3/√3 को √3 लिख सकते हैं। देखिए अब tan 2 थीटा जो है वो √3 के बराबर आएगा, यानी कि 2 थीटा, ये जो tan की वैल्यू होती है √3 कब आती है? जब वैल्यू 60 डिग्री होती है, यानी कि जब tan की वैल्यू 60 डिग्री होगी तभी आएगा √3। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कई लोग इसमें यही गलती करेंगे कि वो 60 डिग्री निकाल कर 60 डिग्री ही मार देंगे, जो कि आपको ऑप्शन में भी दे रखा है। आपको ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन में 60 डिग्री ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने भी गलती से मार दिया था। देखिए मुझसे भी गलती हो गई, आपसे भी हो सकती है, कि मतलब मारना है आपको ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आप मार देंगे ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री भी आया है, लेकिन आपको आंसर निकालना है 30 डिग्री। एग्जामिनर यही करता है, वो दोनों आंसर देगा जो संभावित आंसर रहते हैं, एक सही देगा और एक कुछ देर का पहले का आंसर दे देगा। आप गलती से ही मार सकते हैं, तो इससे बचिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है कि x रेशो y जो है वो 3:4 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है 4x + 3y रेशो में, ये ब्रैकेट में है, रेशो में आपसे बोला है। रेशो में क्या बोला है आपसे? रेशो दे रखा है 4y - 4x। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x + 3y बट्टा में 4y - 4x भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको भी कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं x रेशो बट्टा y 3:4 के बराबर। देखिए इस क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे आसान तरीका समझिए कि x की वैल्यू सीधे 3 मान लीजिए और y की वैल्यू 4 मान लीजिए। कई लोग क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को भाग दे देंगे y से, फिर वहाँ y से y कट जाएगा, फिर वहाँ पुट कर देंगे। वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मान लीजिए x को 3 मान लीजिए, यहाँ पर y को 4 मान लीजिए। जब हमने x को 3 माना तो 4 × 3 कितना आया? 12 आया, प्लस 3 गुना y कितना आया? यानी 3 × 4 कितना आया? 16 आया। ठीक है, रुकिए 3 बचा, ये भी 12 ही आया, 16 नहीं आया, ये भी 12 ही आया। बट्टा जब हमने किया 4y का मतलब क्या हुआ? 4 × 4 यानी कि 16 आया, फिर माइनस में क्या है? 4x यानी 4 × 3 यानी कि 12 आया। जब इसका मतलब ये 24 बट्टा कितना आया आपका? 16 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 24/4। जब इसको काटते हैं हम तो 6/1 बन रहा है। ठीक है, यानी कि इस रेशो की जो वैल्यू आई, ये जो आपका रेशो निकालना था, इस रेशो की जो वैल्यू आई ये कितने के बराबर आई? 6:1 के बराबर आई। देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6:1, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि x√12 यानी कि x√12 बराबर किसके दे रखा है आपको 4 + x√3 के बराबर दे रखा है। और आपको बोला क्या है, तो आपको बोला x का मान ज्ञात कीजिए। x का आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 12 ही दिख रहा है, √12, यानी कि √12 को पहले हमें तोड़ना होगा। तो √12 को जब हम लिखते हैं तोड़ के, तो वो किसके बराबर आएगा, √12 की वैल्यू जो आएगी किसके बराबर आएगी, 2√3 के बराबर आएगी। √12 को हम ये लिख सकते हैं, जब इसको हम यहाँ पुट करते हैं x 2√3 आया, ठीक है, बराबर किसके आया 4 + x√3 के। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x√3 भी लिख सकते हैं, बराबर किसके आया 4 + x√3 के। अब देखिए सिमिलर टर्म्स यानी कि x वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं। जब हम एक तरफ ले आएंगे तो 2x√3 माइनस क्या आएगा x√3 बराबर किसके आया 4 के बराबर आया। अब देखिए यहाँ 2 है, x√3 है, यहाँ सिंपल एक x√3 है, यानी कि जब 2 में से सीधे एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि वैल्यू क्या बचेगी x√3 बराबर किसके आएगा 4 के बराबर आएगा। और आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/√3, जो कि आपका ये सही आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और देखिए कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, वो x√3 का इसका नॉर्मलाइज करवा देगा आपसे, मतलब नॉर्मलाइज सॉरी रेशनलाइज करवा देगा, यानी कि √3 से ऊपर और √3 से नीचे भी गुना करवा देगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, तब बनेगा आपका आंसर 4/3√3। ये भी आपका आंसर हो सकता है। दो तरह से आप एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, या तो आप ऐसे आंसर देगा सीधे दे देगा, नहीं तो आपको ऐसे आंसर देगा, तो आप फंसिएगा मत। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें आपको निकालना क्या, सबसे पहले निकालना क्या लिख लीजिए, P/Q निकालना है। आपको क्या P दे रखा है, P आपको दे रखा है कितना 2 + √3 के बराबर दे रखा है, और Q क्या दे रखा है आपको, Q दे रखा है 2 - √3 के बराबर। आपको P/Q निकालना है, तो P/Q कैसे निकालेंगे, दोनों को भाग दे दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या आया 2 + √3 बट्टा में 2 - √3। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले रेशनलाइज कैसे करते हैं, सरल कैसे करते हैं। तो नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर से दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर दीजिए, यानी कि 2 + √3 और बट्टा में भी 2 + √3 से गुना कर दीजिए। जब हम गुना करते हैं यानी कि ऊपर क्या बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा a - b और a + b का जो गुना हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा a² - b² बनेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, यानी कि ये आ गया, ठीक है। यानी नीचे तो सेम 1 ही आ गया, इसको 1 भी लिख सकते हैं हम। अब जब ऊपर सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और फिर क्या बनेगा 4√3 बनेगा, ठीक है। और बट्टा में क्या आपका 1 आया। अब देखिए 4 + 3 को हमने जोड़ दिया, यानी कि 7 + 4√3 बट्टा 1 आया। ये कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। इसमें आपसे बोला है 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रिक घंटियां लगी है। इतना क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ता, सीधे पढ़ देता हूँ कि 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं, और आपसे बोला है 8 बजे बजना शुरू करती हैं सुबह में और 9 बजे तक बजती है, मतलब 9 बजे तक वो घंटी बजती है, ठीक है। 9 AM तक ही होगा, सॉरी 9 AM तक ही होगा। और आपसे बोला है मतलब एक बजती है 2 मिनट के अंतराल पर, एक बजती है 3 मिनट के अंतराल पर, एक बजती है 5 मिनट के अंतराल पर। तो आपसे बोला है पहली बार तो 8 बजे बज जाती है, लेकिन फिर बोला है कितनी बार बजेंगी वो 8 से 9 के बीच में। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सबसे आसान ट्रिक है, सबसे पहले इन संख्या का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 5 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमें सीधे ही गुना करना पड़ेगा। तो कितना होगा 2 × 3 × 5 यानी कि 2 × 6, 6 × 5 यानी कि 30, यानी कि वो 30 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। यानी पहली बार अगर वो बजी होगी 8 बजे, तो उसके बाद कब बजेगी 8:30 पे बजेगी, तो 8:30 पर बजी, ठीक है। पहली बार कितने पे बजी 8 AM पर बजी और दूसरी बार 8:30 AM पे बनी, ठीक है। उसके बाद 9 बजे बजेगी, लेकिन आपसे बोला है कि उसके बीच में कितनी बार बजी है, तो बीच में तो 2 ही बार बजेगी ना, क्योंकि एक बार तो 8 बजे बजी है वो घंटी और फिर दोबारा 8:30 पर ही बजी है। इसके बाद वो देखिए शुरू होने के बाद कितने बार बजेगी, तो एक तो 8 बजे बजी, उसके बाद 8:30 बजे बजी, यानी कि वो 2 बार बजेगी 8 से 9 के बीच में। तो आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपको दे रखा है। देखिए ऑप्शन भी बी है, आंसर भी 2 ही है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ अगले क्वेश्चन पे तो आना ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो होमवर्क देना है मुझे आपको। तो अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ 4 तारीख को जो रहेगी क्लास ऑफ रहेगी, ना साइंस की न्यूमेरिकल वीडियो आएगी ना मैथ की वीडियो आएगी। आप लोग कुछ बहुमूल्य समय अपने परिवार के साथ बिताइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।